स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी कि पूरे साल का सिलेबस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए उस क्राइटेरिया का कंटेंट और वैसा लेक्चर प्लानिंग आपको पढ़ाई जा रही है। आप इसे फॉलो करेंगे तो आप मानकर चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और स्कूल एग्जाम्स में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे पढ़ाई के अलावा कहीं बाहर से आएगा। इसलिए हम क्लास 11th में आज आपके लिए लेक्चर 2 लेकर आए हैं सेंटर ऑफ मास का, जहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जहां पर थोड़े बहुत 2-3 सवाल 4 सवाल में कराऊंगा आपको ऐसे जो होंगे डिस्क्रीट मास सिस्टम पे, और 2 सवाल आपके लिए लेके आया हूं जो होंगे स्टैंडर्ड है कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम पे। तो सबसे पहली कहानी शुरू डिस्क्रीट मास सिस्टम। ओरिजिन है एक्स वाई एक्सिस दिए हुए हैं, मैं एक्स वाई एक्सिस मार्क कर देता हूं आपके लिए, ये एक्स है और ऊपर मेरे बच्चों वाई है। और ये आपका वाई। एक मास माइनस ए पर रखा है, एक मास प्लस ए पर रखा है एक्स एक्सिस पे, वाई का तो कोई केस है नहीं, इस वजह से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी एक्स में आएगी, वाई में नहीं आएगी। चलो करते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं कहूं x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो x सेंटर ऑफ मास के लिए आप लगाते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये बनता है फॉर्मूला। चलिए देखिए, पहले वाले मास राइट वाले की बात करते हैं। इसका मास कितना है, तुम कहोगे बेटा m। इसका x कोऑर्डिनेट मेरे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है, तो तुम कहोगे प्लस a। सेकंड वाला मास देखो बच्चों, तो सेकंड वाला मास m ही है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, तो तुम कहोगे माइनस है, एंड होल डिवाइडेड बाय बोथ द मासेस, तो हम कहेंगे दोनों मासेस का सम m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की x लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे ma माइनस ma होल डिवाइडेड बाय 2m, दैट कम्स आउट टू बी 0। यानी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 0 मिली, यानी ओरिजिन पर मिली, और लॉजिकली आपको दिखाई दे रहा है कि ओरिजिन से a डिस्टेंस पर m मास है, a ही डिस्टेंस पर m मास है, तो ओवरऑल ओरिजिन के अबाउट मास के डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री मिल रही है, और जिस पॉइंट के अबाउट मास के डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री मिल जाती है हम कहते हैं कि वो हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो ये कहां पर लाई कर रहा है, 0 पर। तो अगर आप टन टन r सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो आप कहेंगे x में 0, बच्चे y में भी 0 और बच्चे z में भी 0। मुझे i कैप j कैप k कैप ऐसे करके लिखने की बहुत खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बातें हम सिर्फ x एक्सिस में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि y और z कोऑर्डिनेट हम लिख नहीं सकते। y और z इन्वॉल्व नहीं है तो हम इग्नोर मारते हैं, लेकिन अगर r c1 लिखना हो तो हम x y z तीनों लिखेंगे। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर प्रॉब्लम है। डिस्क्रीट मासेस है m m m, एक ट्रायंगल पर है, बेस 2a का दिखाई दे रहा है और हाइट जो है वो a दिखाई दे रही है। आप देखें a और a, यानी इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो शायद आपको दिखाई देगा यहाँ पर -a,0, और इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो लिखेगा +a,0। ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम में दे रखा है जो है 0,a, यानी ये जो हाइट है मेरे बच्चे वो है a। अब अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो मुझे x अलग और y अलग निकालना पड़ेगा। तो आप देखें ये x1 कहलाएगा, इसे आप x2 कह लें, इसे आप x3 कह लें। ये बेटा y1 कहलाएगा, इसे हम y2 बोलेंगे, और ये हमारा y3 कहलाएगा। तो हम दो एक्सिस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस निकालते हैं और फिर उसको कोऑर्डिनेट्स में लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। हम लिखेंगे बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखें बच्चों, पहला वाला मास हम राइट वाला ले लेते हैं, मास m है और पोजीशन इसकी x कोऑर्डिनेट a है, तो हम लिखते हैं m into a प्लस दूसरा वाला मास ये ले लेते हैं, इसका मास देखें m ही है, कोऑर्डिनेट देखें माइनस a है, x कोऑर्डिनेट माइनस a है, हम x लिख रहे हैं अभी। तीसरा वाला मास ऊपर है वो m है, लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। डिवाइड करेंगे, तीनों मासेस को ऐड करेंगे तो m प्लस m 3m आएगा। आप देखें बेटा ये वाला तो 0 था ही, और आपको दिखाई देगा -ma और प्लस ma कट के 0, यानी x कोऑर्डिनेट तो बेटा इसका 0 पर आ गया। समझती है बात, x कोऑर्डिनेट 0। अब इसी सवाल को बेटा y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करो।
y कोऑर्डिनेट के लिए तुम लिखोगे मेरे बच्चे फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 3m, क्योंकि टोटल मास तो 3m। पहले वाले मास को देखो, इसको देख लो, ये पहला मास बोला था हमने, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सेकंड मास लेफ्ट में था, उसका मास m है, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पे बैठे हुए हैं। थर्ड मास को देखो तो उसका मास m है और उसका y कोऑर्डिनेट ma लिख दिया हमने, a कोऑर्डिनेट 3m। 0 0 तो खत्म हो गए, हमारे पास आंसर आया ma/3m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो y सेंटर ऑफ मास जो मेरे पास निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आया a/3। अब मुझे x और y कोऑर्डिनेट तो पता है, z का तो खेल ही नहीं है इसमें, तो वो तो 0 ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि z प्लेन में तो कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। तो r सेंटर ऑफ मास जब लिखेंगे बेटा, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे x i कैप y j कैप z k कैप। ये हमारा नोटेशन का तरीका बन जाएगा। अब आप देखें, r सेंटर ऑफ मास जो बनेगा, x की जगह हमने लिखा 0 y कैप, y कोऑर्डिनेट हमारा निकल कर आया है, वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे a/3 j कैप प्लस 0 k कैप। ये एंड इफ यू सी हमारे पास एक प्यारा सुंदर अच्छा फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे देखिए, एक बढ़िया ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की दशा दिखाई गई है क्योंकि ए साइड दी गई, और उसके बाद अगर आप देखें तो इसे एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। z कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन एक्स वाई तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप इसे m1 बोल दें, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 दी है, ये साइड a है, x एक्सिस पर रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 होंगे। थर्ड वाले के हमें नहीं पता है, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकालने चाहिए। तो थर्ड वाले का अगर कुछ ना पता हो तो निकालने का प्रयत्न जरूर किया जाना चाहिए। ये रहा आपका परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री, तो लॉजिकली ये कितना हुआ बेटा 60 डिग्री। क्लियर है मेरी बात, 60 हुआ कि नहीं? आप इसको परपेंडिकुलर बोल लें और इस आधी दूरी को बोल लें बेस, और फिर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएं। आप लिखें मेरे बच्चे cos 60। cos 60 की वैल्यू आएगी बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a है इसलिए a, तो b की वैल्यू आई बेस की cos 60 टाइम्स a। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो बेस बन गया a/2। अब इसके बाद अगर आप यूज करें बेटा sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, और sin 60 अगर इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो हम लिख रहे होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया यार a√3/2। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी। आप देखें ये 0 ओरिजिन से x कोऑर्डिनेट पे अगर आगे चलेंगे तो बेस के बराबर चलना पड़ेगा इस ट्रायंगल में, और अगर p के बराबर चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट के बराबर चलना पड़ेगा। तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो हम लिखेंगे a/2 x में, a√3/2 y में। सर ये पहले कोऑर्डिनेट क्यों निकाला आपने? कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो आप x y कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो आपको दोनों निकालने चाहिए, इसलिए सबके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ना। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। क्या कि सर x कोऑर्डिनेट निकालें। सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बच्चा पहला मास इसे लिखें। आप देखें मास है m, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो 0। दूसरा मास इसे लिखें, मास m है, x कोऑर्डिनेट a है। तीसरा मास ऊपर वाले को लिखें, मास m है लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है वो a/2 है क्योंकि बेस के बराबर आ रहा है, एंड होल डिवाइडेड बाय 3, ऑल 3 ऑफ द मासेस 3m। पहले वाला तो 0 ही हो गया, और आप इसे देखेंगे तो ma प्लस ma/2 होल डिवाइडेड बाय 3m, यानी कि 1/3m हम बाहर ले सकते हैं और अंदर लिखेंगे बेटा 3/2 ma। एक और आधा 1.5, 3/2। आप 3 से 3 इससे कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास आंसर a/2 आएगा। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में a/2 दूरी पर आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या सर y कोऑर्डिनेट में चर्चा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। होगा y सेंटर ऑफ मास देखो बेटा कैसे लिखा जाएगा। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है इसलिए सेपरेशन बना देते हैं। यहाँ से y सेंटर ऑफ मास की चर्चा है। y सेंटर ऑफ मास का भी बेटा वही फॉर्मूला है, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3।
कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना हमेशा समझदारी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आपको सीधी सीधी दिख रही हैं, 10th क्लास का अलजेब्रा रह जाता है। अगर आप कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सवाल में गलती होती है। पहला मास ओरिजिन वाला हमने माना था, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है। दूसरा मास ये राइट वाला x एक्सिस पर माना था, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है। थर्ड वाले को देखें, मास m ही है और y कोऑर्डिनेट जो उसका है बेटा वो a √3/2 पर है, और इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया 3m से, क्योंकि टोटल मास तो 3m ही बन रहा है। इसको भी देखो बेटा, 0 0 खत्म हो गए, इस 1/3m को जरा बाहर ले लो और अंदर देखो क्या लिखा है, तो आपको दिखाई देगा ma into √3/2। अब m से m कैंसिल होगा, √3 से √3 भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास y सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो आएगी a/2 √3। हालांकि √3 को नीचे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आंसर बुक्स में इसी तरह लिखा होता है, इस फॉर्मेट में ही आपको किताबों में मिलेगा, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। चलो देखो, y सेंटर ऑफ मास पता है, x सेंटर ऑफ मास पता है, तो r सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्मेट में हमेशा आंसर करेंगे वरना मार्क्स कटेंगे। हम लिखेंगे बेटा ऐसे, xi कैप प्लस y j कैप, और यहां पर सेंटर ऑफ मास लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। x सेंटर ऑफ मास कितना मिला था हमें? a/2 मिला था, हमने i कैप लगा दिया। y सेंटर ऑफ मास कितना मिला हमें मिला a/2 √3 j कैप। ये बेटा आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आप चाहें तो इसमें 0 k कैप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां 0 तो है ही। तो आपने x y z तीनों एक्सेस में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लिया इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का। चलो आगे देखो, अगले सवाल पे आओ। ये एक स्क्वायर का प्रॉब्लम है, इसको रेक्टेंगल में भी तोड़ सकते हैं। फिर वही बात है, ओरिजिन कहीं ना कहीं दिया हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे ओरिजिन बना ले, कोऑर्डिनेट्स पता है। हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो बाकी 4 मासेस हैं उनके अगर आप सेंटर ऑफ मासेस नोट डाउन करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। चलो पहले वाले का देखते हैं, 0,0। इसे देखें तो शायद आपको दिखेगा a,0। ऊपर वाले को देखें तो आपको दिखेगा 0,a। इसको देखें तो आप x में भी a चल के आए और फिर y में भी a चल के गए, इसलिए a,a। बच्चे इसमें गलती करते हैं, डायगोनल लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं कि पहले आप x में चल के गए थे, फिर आप y में चल के गए। डिफरेंट एक्सिस में परपेंडिकुलरली चलते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। फिलहाल सबके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और काम x और y एक्सिस में ही हो रहा है, इस वजह से घबराना भी नहीं, x और y एक्सिस को डील करना है। चलो डील करते हैं। आप सबसे पहले लिखें x सेंटर ऑफ मास। x सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला फिर से वही है, मैं आपके लिए हर सवाल में फॉर्मूला लिख रहा हूं। आदत डालिए कि हर सवाल में बार-बार फॉर्मूला लिखें, ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छी तरह सेटल हो जाए और कभी ना भूलें। और पेपर में भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो फॉर्मूला मेंशन करें, इस बात के मार्क्स हर टीचर काटता है। पहला वाला मास देखिए, m4 भी रहेगा इस बार, तो चलो m4 भी लिख लेते हैं। m4 और यहाँ x4 और नीचे m4, 4 मासेस हमारे पास। पहला वाला देखें, मास m है फॉर सिमेट्री, लेकिन x कोऑर्डिनेट 0 है। सेकंड वाले को देखिए बेटा, x कोऑर्डिनेट इसका a है और मास सिमेट्रिकली हमने m ही ले रखे, तो m इंटू प्लस a। साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे प्लस और माइनस में, सोच समझ के। थर्ड मास को देखिए, वहां पर है तो मास उसका a है, और फिर फोर्थ वाला मास m और कोऑर्डिनेट a है। फोर्थ वाला ये, तो मास तो m ही है लेकिन कोऑर्डिनेट इसका 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है। m होल डिवाइडेड बाय 4 है क्योंकि टोटल सिस्टम का मास 4m है। यहां पर ये 0 और ये 0, दो लोग तो चले गए, तो आंसर आया 2ma डिवाइडेड बाय 4m। m से m कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास आंसर आएगा a/2। तो यहां से जो हमारे पास x सेंटर ऑफ मास निकला वो a/2 निकला बेटा। तो ये पहली चाबी है जहां से हम आंसर पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं y सेंटर ऑफ मास की। आप फिर से इसमें लिखेंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिख कर रहा हूं पेपर में, आपको ऐसे ही लिख कर करना है, इसी बात के मार्क्स मिलते हैं। नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सब्जेक्टिव पेपर में मैटर करती हैं। फिलहाल हम लोग पहले वाले मास को लेते हैं। आप मास तो m ही ले रहे हैं, पहले वाले का y कोऑर्डिनेट 0 है। सेकंड वाले को देखें, ये प्राणी, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है। थर्ड वाले को देखें बेटा, यहाँ पर थे हम, इसका y कोऑर्डिनेट a है, तो आप इसमें m into a लगा देंगे। फोर्थ वाले को देखें तो उसका y कोऑर्डिनेट b है, उसका तो x 0 है लेकिन y तो a है, होल डिवाइडेड बाय शायद आ रहा है 4m। आप देखें ये 0 और फिर ये 0 खत्म होते हैं,
तो मेरे पास 2m बचता है, तो हमने लिखा बेटा 2ma होल डिवाइडेड बाय 4m। m से m कैंसिल होता है, हमारे पास आंसर आता है a/2। और यहां से हम लिख रहे हैं कि y सेंटर ऑफ मास खुद भी आया है a/2, और ध्यान दें कि दोनों पॉजिटिव निकल के आए। अब क्या करें, आप कुछ ना करें, अब लिखें r सेंटर ऑफ मास। आपको पता है z एक्सिस में मास ही नहीं है, तो z एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो फिर आप लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप। यानी ये x y z जो है वो इन सेंटर ऑफ मास के x y z कोऑर्डिनेट्स हैं या कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छी बातें होने दो। और आप लिख रहे हैं r सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू x वाला कितना निकला बेटा हमारा a/2 i कैप, y वाला कितना निकला बेटा हमारा a/2 j कैप, z वाला कितना है ही नहीं तो k कैप। मजेदार सवाल। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं। आप इसका एक प्रॉब्लम खुद से बनाएं और करें, इसे हम बोलते हैं क्यूब प्रॉब्लम। आप क्यूब ले लें, इसी को आगे बढ़ा लें तो 4 मासेस और ऐड हो जाएंगे और क्यूब बना लीजिए। उसके एक वर्टेक्स को एक्सिस के ओरिजिन पर रख लीजिए, x y z एक्सिस के अलॉन्ग बना लीजिए उसे, और फिर उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। आपके लिए खुद के लिए एक्सरसाइज है, ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला सवाल क्या है, 2 मास सिस्टम। अभी तक हमारा ओरिजिन कहीं भी फिक्स था। अब कई बार ऐसा होगा कि हमें ओरिजिन नहीं देगा, हमें ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो जब हम ओरिजिन माने और 2 मास के सिस्टम हो तो वहां पर एक स्टैंडर्ड फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज दिस। ये प्रेजेंटेशन है, m1 into 2 मासेस हैं। हम उनमें से किसी एक मास पर, चाहे m1 पर चाहे m2 पर, मैंने 2 सवाल बनाए हैं। मैंने m1 पर ओरिजिन लिया है, मैंने m2 पर ओरिजिन लिया है। तो m1 m2 दोनों पर अगर ओरिजिन माने, एक बार इस पर एक बार उस पर, तो m1 के रिस्पेक्ट में कहां मिलेगा और m2 की रिस्पेक्ट में कहां मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, ये डायरेक्शन जो है राइट वाली, ये अपने बच्चे पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम x सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करें तो लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप देखें पहला मास बेटा m1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरा मास m2 है और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r दूरी पर है तो वो r लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और आप पाएंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2। अरे वाह, m2r अपॉन m1 प्लस m2 तो सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन बेटा इस बात को हमेशा याद रखना और भूलना कतई नहीं है। क्या नहीं भूलना, ध्यान रखें, ये नहीं भूलना है कि m2r ऊपर तब आ रहा है जब हमने ओरिजिन 1 पर रखा है। तो यहां लिख देते हैं when origin is at m1। चलो अगला सवाल देखो। ओरिजिन यहां बना दिया, हम दूसरी तरफ जाते हुए डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जो x सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो निकलेगा m1 x1 प्लस बेटे m2 x2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप पाएंगे m1 तो m1 पर है, उसकी x1 दूरी r के बराबर है क्योंकि ओरिजिन से r दूरी पर है। m2 m2 है लेकिन वो ओरिजिन पर बैठा है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 है बेटा, ये m1 प्लस m2। और आपको यहां से नजर आएगा कि जो x सेंटर ऑफ मास है वो है बेटा m1r अपॉन m1 प्लस m2। आप देखें बेटा क्या सीन है, m1r ऊपर तब आ रहा है when origin is at m2। यानी अगर m2 पर ओरिजिन रखोगे तो ऊपर m1 आएगा, m1 पर ओरिजिन रखोगे तो ऊपर m2 आएगा। और फॉर्मूला वही m1r अपॉन m1 प्लस m2 और m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो फॉर्मूले का डिजाइन एक है, ऊपर m1 आ रहा है तो हम m2 पर बैठे हैं और ऊपर m2 आ रहा है तो हम m1 पर बैठे हैं। ये इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो मासेस थे वो पॉइंट मासेस थे, उन अपने मासेस की कोई ना कोई लोकेशन थी। अब ऐसे एक्सटेंडेड मासेस आएंगे जिनकी अपनी लोकेशन नहीं रहेगी। जैसे ये एक पेन है हमारे पास, कोई भी आप एक्स वाई जेड एक्सेस मान लीजिए और कहीं भी ओरिजिन सेट कर लीजिए, यू कैन नॉट डिफाइन कि इसकी क्या लोकेशन है। कारण कि इस पॉइंट का लोकेशन अलग है, इस पॉइंट का लोकेशन अलग है, इस पॉइंट का लोकेशन अलग है, इस पॉइंट का लोकेशन अलग है।
जब किसी बॉडी का साइज इतना तो बड़ा हो जाए जहां पर पूरी बॉडी का एक फिक्स्ड लोकेशन ना रहे, वो पॉइंट ना रहे, वो बड़ी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी है। अभी तक हमने जो बॉडीज मानी थी वो सारी पॉइंट मासेस थी, उनकी पर्टिकुलर कोई लोकेशन थी। जैसे रॉड पॉइंट मास नहीं है, उसकी बड़ी सी लेंथ है तो बहुत सारे लोकेशंस उसमें, रिंग, डिस्क, स्फीयर, कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, वहां पर क्या डिफाइन करेंगे? वहां कुछ चीजें डिफाइन करेंगे। आप देखो, मान लो हमारे पास एक रॉड है, ये इसकी लंबाई L है, ये बहुत पतली रॉड है, मान लो इसका मास m है, तो इसमें हम लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं लैम्डा इक्वल टू m/L, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा में अगर मैं लेंथ की मल्टीप्लाई करूंगा तो मास निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि जितने पोर्शन की लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा उतने पोर्शन का मास निकल कर आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल मास निकलेगा, अगर मैं छोटे मोटे लेंथ की मल्टीप्लाई करता हूं तो छोटी मोटी लेंथ जितनी हमने सेलेक्ट की है उतने का मास निकलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बहुत खतरनाक तमाशे वाला एक डिस्क है, लेट्स से तवा है, और अगर ये तवा जो है इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर रेडियस ये, तो आप पाएंगे कि इस डिस्क की थिकनेस तो बड़ी कूड़ा है, दो बॉडी की है ही नहीं, ये थिकनेस बहुत छोटी है लेकिन इसका एरिया काफी ज्यादा है। तो ऐसे समय में हम कहते हैं कि टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इज सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी। और अगर मैं सिग्मा में किसी एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं तो मास निकल आएगा, टोटल एरिया का मल्टीप्लाई करूंगा टोटल मास निकल आएगा, थोड़े बहुत एरिया का मल्टीप्लाई करूंगा किसी सेगमेंट का तो उतने सेगमेंट का मास निकल आएगा। हमें बेसिकली डेंसिटी पता होनी चाहिए, एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे बात बनेगी। थर्ड थिंग इज वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसे आज तक आप डेंसिटी समझते आए वो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको समझाने की कुछ खास जरूरत नहीं है, डेंसिटी आपको मालूम हो, अगर आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं तो मास निकल आता है। पहली चीज क्या हम पढ़ने वाले हैं, बहुत गौर से सुनते बेटा, यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म का मतलब हर टुकड़े का मास बराबर, यानी कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। कैसे निकालें इसका सेंटर ऑफ मास? सबसे पहली बात, सर सेंटर ऑफ मास कहां से निकाल रहे हैं ये तो बताओ। तो जब ना बताया जाए तो माने कि किसी कोने से निकाल रहे हैं। दिस इज आर x इक्वल टू 0, मैंने लिख भी दिया x इक्वल टू 0, तो कह रहा है नहीं वो x इक्वल टू 0 का खेल। अच्छा, जब भी ये इस तरह की कहानी आ जाए जहां पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में यूनिफॉर्मली, तो आप उसमें ओरिजिन से किसी x सेपरेशन पर जाएं और x सेपरेशन पर जाकर एक बहुत छोटा टुकड़ा dx का काट लें। क्या करें? x पे जाके dx का टुकड़ा काट लें। इस dx टुकड़े को देखें तो उसका मास dm होगा, और मास होगा अगर dm तो हम कहने वाले हैं कि इसका मास होगा लैम्डा टाइम्स dx। तो तुम कहोगे लैम्डा dx कैसे लिख दिया आपने? सुनो, मैंने कहा था लैम्डा ये तो मास डेंसिटी होती है, हाँ होती है, इसमें जितनी लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे उतने का मास आ जाएगा। मुझे तो इस छोटे से टुकड़े का मास चाहिए, तो क्यों ना मैं इस छोटे से टुकड़े की लेंथ dx का मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा आ जाएगा आंसर। इसको कैसे सोच सकते हैं? dx बहुत छोटा है जिसे हम पॉइंट साइज्ड बोलते हैं, तो इफ अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आवर ओरिजिन, तो वो जितनी दूरी पर है वैसे ही तो उसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा। जवाब है याद करो बेटा कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला था। सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन निकली थी RCOM, उसका फॉर्मूला था सिग्मा mi/ri होल डिवाइडेड बाय सिग्मा mi। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता था जहां पे इंडिविजुअल मासेस, डिफरेंट पॉइंट मासेस इकट्ठा होते थे। जब ये डिफरेंट पॉइंट मासेस ना होकर बहुत कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत कैलकुलस हमने मैथ में पढ़ रखा है, स्टार्टिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो ये जो समेशन है दिस विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन, ये बन गया, और कुछ खास नहीं। ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट भी हो जाता है, इंटर कन्वर्टिबल है, यू नो इट, हम पहले से जानते हैं। तो बस RCOM का इंटीग्रेशन के फॉर्म में फॉर्मूला बन गया, यानी जितने भी रॉड, रिंग, डिस्क जो मिलेगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब क्या करें? आप देखें कि हमारा तो सब कुछ x में चल रहा है, y में तो है ही नहीं, तो x सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm मास कितनी दूरी पर है? x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। आप जानते हो dm नीचे जब इंटीग्रेट होगा तो वो टोटल मास ही देने वाला है, तो ये हमें मिला टोटल मास। तो उसको इंटीग्रेट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर dm क्या लिखा जाए? तो
तो तुम लिखोगे लैम्डा dx। मैंने x को थोड़ा पहले लिख लिया, 1/m बाहर और लैम्डा भी बाहर। यहाँ क्या आया बेटा x dx। 0 से लेके l तक आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस विल कन्वर्ट इनटू m लैम्डा अपॉन m, और फिर ये आ जाएगा x dx 0 से लेके l तक। अब आप बेटा इसे इंटीग्रेट करें। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे बेटा x²/2। कैसे लिखेंगे बेटा, x की पावर 1 है, आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। x⁴n dx का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x⁻n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला होता है। आप देखें फॉर्मूला x⁴1+1 अपॉन 1+1 0 से लेके l तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह जाएंगे तो लैम्डा अपॉन m होल, ये अंदर देखो क्या बना, ये l²/2 माइनस 0²/2, तो बेसिकली वो l²/2 बचा। तो लैम्डा अपॉन m इंटू l²/2 बच रहा है, तो क्यों ना हम लैम्डा की वैल्यू रख लें। एंड यू नो लैम्डा लेफ्ट में लिखा हुआ बेटे, वो लैम्डा है m/l और फिर नीचे है l²/2m। एक l से एक l कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, तो जो सेंटर ऑफ मास की x लोकेशन हमारे पास निकल कर आ रही है वो है बेटा l/2। यानी कि एक यूनिफॉर्म थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये तो ठीक है कि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे मिलेगा, उसका कारण ये कि हमें पता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड में होता है, लेकिन आप इस पर गौर करें कि जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एलिमेंट लेना, उसका सेंटर ऑफ मास लिखना, फिर सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेट करके अपने कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकाल लेना। ये टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, बिल्कुल ताजी है, नई है, आप पहली बार से डील कर रहे हैं, अभी सीख जाएंगे तो जीवन भर काम आएगी। इसलिए इसको कॉशियसली देखिए एलिमेंट कैसे लिया जा रहा है। x पे जाके dx का एलिमेंट लिया गया, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन के फार्मूला में इनपुट डाल दिया गया और फिर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया गया, इंटीग्रेशन किया गया, हमारे पास सरल सुंदर अच्छा प्यारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम चीजों को सॉल्व किया करते हैं। कुछ खास नहीं है, आसान है, तो इसको ओवर करते हैं यहाँ से। अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। समाप्त करने का कारण क्या है कि मैंने आपको बोला था कि कुछ पॉइंट मासेस, उनके सवाल और फिर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। मेरे आइडिया में 2 क्वेश्चन थे, मैं आज एक क्वेश्चन रोक रहा हूँ क्योंकि काफी सारा लेंथी हो गया है। लास्ट वाली प्रॉब्लम को अगर आप दिमाग में सेटल करोगे तो फिर वो वेरिएबल वाला जो केस है, वेरिएबल लैम्डा का, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। लिख रखा है लेकिन मैं करा नहीं रहा हूँ जानबूझकर। मैं चाहता हूँ कि आप इस पहली प्रॉब्लम को सेटल करें, उसके बाद में अगले लेक्चर में उसे लूंगा अलॉन्ग विद रिंग एंड डिस्क केस। आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फिलहाल लेक्चर को ओवर करते हैं, काम खत्म करते हैं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए, फॉलो करते रहिए पूरे साल आपके स्कूल के सिलेबस के लिए, और बहुत शानदार पढ़ाएंगे। स्कूल में कैसे लिखना है वैसा लिख लिख कर बताएंगे, हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, नंबर कम नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, सवाल भी बनने लग जाएंगे। आरटी अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ आपका फिजिक्स टीचर इंद्रजीत सिंह। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।